गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी 12th क्लास की सेकंड क्लास है। ये हमारी 12th की आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने कल कंप्लीट की हुई है और कल हमने जो देखा था वो हमारी थी गैर व्यापारिक संस्थाएं या अलाभकारी संस्थाएं। तो कल हमने उसको बहुत अच्छे से देखा कि किस चीज़ के लिए ये संस्थाएं खोली जाती हैं या इन संस्थाओं का काम क्या होता है। तो हम एक बार फिर से थोड़ा सा क्विकली रिवीजन करेंगे कि गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या कहलाती हैं। तो ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य अपने सदस्य एवं समाज की सेवा भावना होता है, ये गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। तो यहां पर हम देखेंगे आज सेकेंड क्लास में, आज हमें देखना है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं की विशेषताएं क्या है। क्या है आपका विशेषताएं? तो गैर व्यापारिक संस्थाओं की क्या विशेषताएं हम वो देखेंगे। नंबर एक, अस्तित्व। क्या है नंबर एक? अस्तित्व। तो इन संस्थाओं का कृत्रिम अस्तित्व होता है। इन संस्थाओं का कैसा होता है अस्तित्व? कृत्रिम। अब कृत्रिम की बात आती है तो कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी। बनावटी से मतलब ऐसा अस्तित्व जो किसी विधान या कानून में जिनको व्यक्ति माना गया। ठीक है, तो ये किसी संस्था के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं, इसलिए इनको कृत्रिम माना गया है। एक ऐसा अस्तित्व होता है इनका, कृत्रिम अस्तित्व होता है और अपने सदस्यों से पृथक होता है। मतलब यदि संस्था के सदस्यों का इन संस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह है, यदि संस्था के सदस्य कोई अलग हो जाते हैं या फर्म में संस्था में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो संस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, मतलब संस्था बंद नहीं होगी, बाकी के सदस्य संस्था को चलाते रहेंगे। तो संस्था का जो अस्तित्व होता है वो कैसा होता है? कृत्रिम। और उनके सदस्यों का इनसे पृथक अस्तित्व होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखेंगे हम, प्रचार प्रसार। ये संस्थाएं जो हैं कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेल के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए कार्य करती हैं। तो ने क्या बोला है कि जो ये संस्थाएं हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं, ये कला के लिए, धर्म के लिए, शिक्षा के लिए, प्रोत्साहन के लिए अपना प्रचार प्रसार करती। अपना मीन्स इन चीजों का प्रचार प्रसार करती है। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे विशेषताओं में हम सेवा। तो पहले ही हमने डेफिनेशन में, परिभाषा में बताया हुआ है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज सेवा, ना कि लाभ कमाना। तो तीसरी विशेषता क्या है? सेवा। इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। क्या नहीं कमाना होता है इनका? लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि अपने सदस्यों व समाज की सेवा करना होता है। इन संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है? अपने सदस्य और समाज की सेवा करना, ना कि लाभ कमाना। अगला देखेंगे हिसाब किताब। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं में जो हिसाब किताब रखा जाता है वो रोकड़ प्रणाली के आधार पर रखती हैं। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब रोकड़ प्रणाली के आधार पर, किस प्रणाली के आधार पर? रोकड़ प्रणाली के आधार पर रखती हैं। क्योंकि इन संस्थाओं में उधार लेन देन नहीं होते हैं, इसलिए ये संस्थाएं रोकड़ पद्धति को अपनाती हैं, मतलब रोकड़ प्रणाली को अपनाती हैं। अगली विशेषता देखेंगे पांचवी, और क्या है पांचवी विशेषता? स्थापना। तो इन संस्थाओं की स्थापना धार्मिक सोसाइटी, प्रन्यास संघ के रूप में की जाती है। इन संस्थाओं की स्थापना कैसे की जाती है? धार्मिक सोसाइटी, प्रन्यास या संघ के रूप में इनकी स्थापना की जाती है, जो कि समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है। छठवा, संचालन, मतलब चलाना। इन संस्थाओं को कौन चलाता है? तो इनका संचालन कार्यकारी समिति, एक समिति होती है। इन संस्थाओं की क्या होती है? एक
समिति होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्यकारी समिति। तो समिति के द्वारा किया जाता है। समिति का गठन कौन करता है, सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इन संस्थाओं का जो संचालन है वो संस्था की कार्यकारी समिति के द्वारा किया जाता है, और समिति का गठन कौन करेंगे, संस्था के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर ये दिया हुआ है ना, आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। स्कूल जो हैं वो गैर व्यापारिक संस्था में आते हैं, और एक्चुअल में वेस्टर्न डांस है। बाकी जो हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति है, जैसे कि आपके कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, इस प्रकार के जो सांस्कृतिक डांस होते हैं वो सब संस्थाओं के अंतर्गत गैर व्यापारिक संस्थाओं में लिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो रोकड़ पद्धति अपनाए जाने के कारण एक क्वेश्चन बनता है कि गैर व्यापारिक संस्थाएं रोकड़ पद्धति क्यों अपनाती हैं। इसको अपनाने के कौन से कारण हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाएं रोकड़ पद्धति अपनाएं, है ना, क्या कारण है इसके कि रोकड़ पद्धति ही अपनाई जाए। तो पहला देखेंगे अपन, नगद लेन देन। कौन सा कारण है, नगद लेन देन। मतलब इन संस्थाओं के लेन देन अधिकतर कैसे होते हैं, नगद होते हैं। ठीक है, इन संस्थाओं के लेन देन अधिकतर कैसे होते हैं, नगद में ही होते हैं। अतः रोकड़ पद्धति कैसी होती है, उचित पद्धति है। मतलब ऐसी जगह जहां पर लेन देन नगद हो वहां पर रोकड़ पद्धति को अपनाया जा सकता है। जैसे डॉक्टर वहां पर रोकड़ पद्धति को अपनाते हैं, टीचर रोकड़ पद्धति को अपनाते हैं, वकील रोकड़ पद्धति को अपनाते हैं, क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम लेन देन जो होते हैं इन सभी जगह नगद लेन देन होते हैं। तो यहाँ पर सभी लेन देन कैसे होते हैं गैर व्यापारिक संस्था में, नगद, इसलिए यहाँ पर रोकड़ पद्धति को अपनाया जाता है। अगला देखेंगे हम, सरल प्रणाली। क्यों अपनाते हैं रोकड़ पद्धति। पहला कारण तो बता दिया, क्योंकि यहाँ पर नगद लेन देन होती है। दूसरा, इस सरल प्रणाली मतलब रोकड़ पद्धति जो है वो बहुत ही ज्यादा सरल है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। यदि पैसा बिजनेस में आता है तो, या संस्था में पैसा आता है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और संस्था से पैसा यदि जा रहा है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। ठीक, और सिंपल, मतलब यदि आप देखें नॉर्मली तो जरूरी नहीं है कि इस प्रणाली के आधार पर खाते रखने के लिए किसी हमें अकाउंटेंट की जरूरत होगी। एक साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको आराम से कर सकता है या समझ सकता है। बहुत सरल प्रणाली है इसलिए इसको अपनाया जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रोकड़ प्रणाली सरल है, सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे आसानी से समझ सकता है। ये क्या है, सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे आसानी से समझ सकता है, इसलिए इसको अपनाया जाता है रोकड़ पद्धति। थर्ड कारण, ठीक है, तीसरा कारण क्या है यहाँ पर, रोकड़ पद्धति अपनाए जाने की मितव्ययी, है ना। और मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चीली। मितव्ययी मीन्स क्या होता है, कम खर्चीली। तो यह पद्धति जो है, यह पद्धति कम खर्चीली है। इसमें कम पुस्तकें, मतलब सिर्फ 2 कम पुस्तकें रखना होती। तो कितना बोला अपन ने, 2 रखना होती है। और लेखापाल की भी अधिक खर्च नहीं करना पड़ता। मतलब एक तो रोकड़ पद्धति में हमें कम पुस्तकें रखना होती है, दूसरा हमें कोई ऐसे लेखापाल की जरूरत नहीं होती है जिस पे ज्यादा पैसा खर्च करना हो। तो ये सरल कैसी, मितव्ययी है, मतलब कम खर्चीली पद्धति है, इसलिए इसको अपनाया जाता है। क्योंकि अपन ने यहां पर बात की थी ना कि कम सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे आसानी से समझ सकता है, तो हमें बड़े अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सामान्य व्यक्ति भी इसका हिसाब किताब रख सकता है, इसलिए कम खर्चीली होती है, मितव्ययी होती है। अगला क्या है, सीमित लेन देन। अब क्या पॉइंट आया आपका, सीमित लेन देन। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं के जो लेन देन होते हैं वो लेन देन कैसे होते हैं, सीमित। जैसे हमने आपको बताया था कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में आपकी आय की मदें कौन कौन सी है, व्यय की मदें कौन कौन सी हैं। आय की मद हमने क्या बताया था, चंदा है, दान है, सहायता है, प्रवेश शुल्क है, सदस्यता शुल्क है, वार्षिक शुल्क है, विनियोग से आय है। ये सब सीमित हैं, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। एक आध दो और हो सकते हैं एक्स्ट्रा, किसी में हो जाए किसी संस्था में, बाकी कुछ नहीं। ऐसी व्यय की मदें भी बिल्कुल सीमित है यहाँ पर, जैसे आपका वेतन है, किराया है, समाचार पत्र है, अखबार खर्च है, मजदूरी है ना,
आपकी स्टेशनरी है, इस तरीके के व्यय के मरम्मत हैं, ये व्यय भी इनके क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इसलिए इस पद्धति को अपनाया जाता है, रोकड़ पद्धति को, क्योंकि यहां पर लेन देन कैसी है, सीमित लेन देन होते हैं। अगला, प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता नहीं। क्या लिखा हुआ है, प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता नहीं। मतलब रोकड़ पद्धति के आधार पर हिसाब किताब रखने के लिए हमें किसी विशेष प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। इस प्रणाली में या इस प्रणाली से लेखा करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती है, हमें प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए इस प्रणाली को गैर व्यापारिक संस्था अपनाते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये चीजें सब थ्योरी की समझ में आ रही हैं। बड़ी बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल सामान्य सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इनकी नोट्स जो हैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, एक स्क्रीनशॉट भी आप इनका ले सकते हैं। चलो आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। अब अगला क्या है आपका, रोकड़ पद्धति में रखी जाने वाली पुस्तक। जब हम गैर व्यापारिक संस्थाओं में रोकड़ पद्धति को अपनाते हैं तो रोकड़ पद्धति में कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाती हैं उनको हम देखेंगे। उपयोग तो हम कम पुस्तकों का करते हैं, लेकिन रखी कौन कौन सी जाती है उनको देखना जरूरी है ना। सभी पुस्तकों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन होता कम पुस्तकों का उपयोग है। तो पहला देखेंगे यहाँ पर नंबर 1, रोकड़ पुस्तक। ये क्या है आपका, रोकड़ पुस्तक। तो रोकड़ पुस्तक में क्या है, रोकड़ पद्धति के अनुसार रोकड़ पुस्तक प्रधान पुस्तक होती है। बोला रोकड़ पद्धति की, क्योंकि उसका नाम ही है रोकड़ प्रणाली, तो रोकड़ पुस्तक जो है इस पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। क्योंकि इन संस्थाओं में या इन संस्थाओं से अधिकांश नगद लेन देन होते हैं। मैंने बोला है कि इन संस्थाओं में क्या होते हैं, अधिकांश लेन देन कैसे होते हैं, नगद होते हैं। इसलिए रोकड़ पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। और वर्ष के अंत में सारांश के रूप में प्राप्ति भुगतान खाता, हमने देखो यहां बोला, एक कल हमने ऑब्जेक्ट भी वैकल्पिक क्वेश्चन भी किया था कि रोकड़ पुस्तक प्राप्ति भुगतान खाता किस पुस्तक के आधार पर बनाया जाता है। एक हमने कल वैकल्पिक क्वेश्चन किया था, तो उसमें दिया था ऑप्शन, किसके सारांश के आधार पर बनाते हैं हम, रोकड़ पुस्तक के सारांश के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है। अगला सेकंड देखेंगे, इसका कौन सी पुस्तक है, स्टॉक रजिस्टर। इसमें संपत्ति, जैसे हम इसमें क्या करते हैं, स्टॉक रजिस्टर में क्या लिखते हैं, क्योंकि गैर व्यापारिक संस्था है तो गैर व्यापारिक संस्था में कुछ ना कुछ संपत्तियां तो होंगी, तो इस स्टॉक रजिस्टर में हम संपत्तियों को रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो क्या है, इसमें संपत्तियां जैसे फर्नीचर, आपका क्या है, फर्नीचर, खेल सामग्री आदि को खरीदते समय लिखा जाता है। तो जब हम गैर व्यापारिक संस्थाओं में कोई संपत्ति खरीदते हैं, जैसे उनका फर्नीचर हो गया, खेल सामग्री, क्योंकि हम कुछ खेल भी एक्टिविटी भी कराते हैं, तो इनको खरीदते समय इनको लिख लिया जाता है स्टॉक रजिस्टर में। और संस्था से हटाते या बेचते समय रजिस्टर से काट दिया जाता है। जब हम इन संस्था से इन संपत्तियों को या तो हम हटाते हैं या फिर पुरानी होने की वजह से हम इनको बेच देते हैं, तो फिर इनको रजिस्टर में से काट दिया जाता है। ये स्टॉक रजिस्टर, मतलब खरीदते समय हम स्टॉक में रजिस्टर में लिखेंगे, स्टॉक रजिस्टर में, और जब उनको हम बेचेंगे या संस्था से अलग करेंगे खराब होने पर, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, स्टॉक रजिस्टर से काट देंगे। अगला आता आपका स्मरण पुस्तिका, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपकी रोकड़ पद्धति की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखो क्या है, इसमें वे लेन देन लिखे जाते हैं जो रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखे जाते। अब क्या बात है भाई, कौन से लेन देन है कि जो रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखे जाते,
तो रोकड़ पुस्तक में सिर्फ नगद लेन देन लिखे जाते हैं। तो जो लेन देन नगद नहीं है उन लेन देनों को हम यहाँ पर लिखते हैं स्मरण पुस्तिका। स्मरण पुस्तिका मतलब होती है याददाश्त। हम याददाश्त के लिए इन लेन देनों को लिख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर उन्हें लिखा जाता है, इन्होंने बोला है कि इसमें वे लेन देन जो रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखे जाते उन्हें लिखा जाता है। जैसे दान हेतु वचन प्राप्त, मतलब किसी राजनेता ने, किसी व्यक्ति ने आपको दान देने का वचन दिया कि हम आपकी संस्था को 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए दान देंगे। दिया तो नहीं है, देने का क्या दिया है, सिर्फ वचन। तो ऐसी कंडीशन में हम उस व्यवहार को इस पुस्तक में याददाश्त के लिए, कैसे, याददाश्त के रूप में इसको लिख लिया जाता है। इसलिए इसे याददाश्त वही भी कहा जाता है। इस स्मरण पुस्तिका को इसीलिए याददाश्त वही भी कहा जाता है। ठीक है। तो कौन से लेन देन, ऐसे लेन देन जो रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखे जाते हैं उनको स्मरण पुस्तिका में लिख लिया जाता है। जैसे कि किसी राजनेता से या किसी व्यक्ति से वचन प्राप्त होना, किस चीज का, दान का, कि हम आपको दान देंगे 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, जो भी। तो दिया तो नहीं है, तो दिया नहीं है इसलिए रोकड़ पुस्तक में नहीं आता है। तो फिर हम उसको कहाँ लिखेंगे, भूल ना जाए इसलिए हम उसको स्मरण पुस्तिका में लिख लेते हैं, और बाद में जब मिल जाता है तो उसको हम रोकड़ पुस्तक में लिखेंगे और इस स्मरण पुस्तिका से काट देंगे। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, विनिर्माण रजिस्टर। अब विनिर्माण रजिस्टर क्या है, तो गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किए गए विनियोग का लेखा इस रजिस्टर में या इस रजिस्टर से किया जाता है। मैंने बोला है गैर व्यापारिक संस्थाएं जो हैं उनके द्वारा जो विनियोग किया जाता है उस विनियोग का यहां पर हम लेखा करेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका विनिर्माण रजिस्टर कहलाता है। अगला, मजदूरी व वेतन बही। अब मजदूरी और वेतन बही में क्या है, तो इससे संस्था के कर्मचारी, या हम बोलेंगे इसमें संस्था के कर्मचारी के पारिश्रमिक का लेखा किया जाता है। तो यहाँ पर संस्था की जो भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को हम जो पारिश्रमिक देते हैं महीने का, तो उसका लेखा यहाँ पर किया जाएगा। या हमने मजदूरी भी दी है किसी को हफ्ते में, है ना, तो उस तरीके की मजदूरी भी यहाँ पर लेखा किया जाएगा। आगे, अब देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल वाली चीजें आ गई हैं ना। प्रैक्टिकल में है आपके पास, देखो क्या दिया हुआ, एक क्वेश्चन है आपका। ये सब क्वेश्चन जो है आपको शिवलाल की पुस्तक में मिलेंगे। शिवलाल की पुस्तक का ये आपका फर्स्ट A1 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा जुड़े हुए थे ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका। एक और चीज यहाँ, आप कुछ व्यक्ति आज पहला वीडियो देख रहे हो सकता है, तो पहले वो पहला वाला देख लें और ये दूसरा वीडियो है। ठीक, और जो वीडियो हम ये बना रहे हैं या जो ऑनलाइन आपकी क्लास तैयार हो रही है वो अमित कॉमर्स कोचिंग की ओर से तैयार हो रही है। तो यहाँ पर हम आज करते हैं आपका ये सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कल जो हम 2 क्वेश्चन करा चुके थे उसके अतिरिक्त। देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रॉयल क्लब रांची का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। आपको क्या करना है, एक प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करना है। चलो आज स्लाइड से ही पढ़ेंगे क्योंकि लिखने पे थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो अपने यहाँ पर देखेंगे क्या है, प्राप्ति भुगतान खाते का कल हमने आपको प्रारूप बताया हुआ था कि आप उसका प्रारूप तैयार करेंगे।
ये हमारा प्रारूप है प्राप्ति भुगतान खाते का। अब देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड का, ये वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड है। प्राप्ति भुगतान खाते का लेफ्ट हैंड साइड होता है आपका डेबिट साइड। राइट हैंड साइड वाला ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड। और ये वाला होता है आपका क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड कहलाता है प्राप्ति और क्रेडिट साइड वाला कहलाता है आपका भुगतान। जितना भी पैसा संस्था में आ रहा है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। और जितना भी पैसा संस्था से जा रहा है तो उसको कहाँ लिखेंगे, हम क्रेडिट में लिखेंगे। और हमने कल ये भी बताया था कि प्राप्ति भुगतान खाते की शुरुआत हम डेबिट पक्ष में सबसे पहले प्रारंभिक रोकड़ शेष या प्रारंभिक बैंक शेष से करते हैं। यदि दोनों शेष दिए हैं तो हम दोनों लिखेंगे, यदि एक शेष दिया है तो हम एक लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे हमारे पास के प्रारंभिक रोकड़ शेष या प्रारंभिक बैंक शेष है तो कितना है। तो देखो ऊपर लिखा है 1 जनवरी 2016 को रोकड़ 9,800 रुपए। तो ये क्या है आपका प्रारंभिक रोकड़ शेष। तो कहां पर लिखेंगे हम, डेबिट साइड, यहां पर लिखेंगे प्रारंभिक शेष। ये आगे आपका प्रारंभिक शेष कितना लिख दिया हमने, 9,800 रुपए। दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, चंदा। तो आपको ये चीजें कुछ याद रखना होंगी कि प्राप्ति गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की मदें कौन सी। जब आपको 9 मदें दी गई हैं, 8-9 मदें जो हमने आपको कल की क्लास में बताई थी, यदि वो आपको याद है तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चंदा जो है उसको कहाँ लिखना है। तो चंदा क्या है, इन गैर व्यापारिक संस्थाओं को प्राप्त होता है, आय की मद है। अब आय है, प्राप्त हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम, प्राप्ति में लिखेंगे। तो प्राप्ति साइड क्या लिख देंगे हम, चंदा। कितना चंदा प्राप्त हुआ, 75,200 रुपए। कितना चंदा प्राप्त हो गया हमें, डेबिट में लिख देंगे 75,200 रुपए। अब चंदे की बात देखो क्या लिखा हुआ है, विशिष्ट दान। कितना मिला, 16,000। विशिष्ट दान मतलब होता है किसी विशेष पर्पस के लिए, जैसे आपके लिए एक कमरा बनाने के लिए दान मिला हुआ है या मंदिर बनाने के लिए दान मिला हुआ है। तो इस तरीके का जो किसी विशेष काम के लिए दान दिया जाता है उसको हम बोलते हैं विशिष्ट दान। लेकिन हो तो रहा है प्राप्त, ये भी गैर व्यापारिक संस्था की आय है, इसलिए हम इसको भी कहाँ लिखेंगे, प्राप्ति में लिख देंगे विशिष्ट दान। कितना मिला, 16,000 रुपए। आगे देखेंगे, अब हमारे पास क्या है अगला, विशिष्ट दान के बाद क्या लिखा है, प्रवेश शुल्क। और प्रवेश शुल्क जो है इससे संस्था को आय की प्राप्ति होती है, तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, प्राप्ति साइड। ये लिख देंगे हम प्रवेश शुल्क कितना है आपका, 8,600 रुपए। अब अगला देखो पॉइंट क्या है, क्लब हॉल का किराया। अब क्लब हॉल का किराया, तो इन संस्था द्वारा किराया भुगतान किया गया, कुछ नहीं लिखा है, मतलब हमने पैसा क्या किया है, दिया है किराए में। तो क्लब हॉल का किराया, पैसा दे रहे हैं, संस्था से पैसा जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे, भुगतान में। पैसा आता है तो कहाँ लिखते हैं, प्राप्ति में, जब हमें मिल रहा है। और संस्था से पैसा जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम, भुगतान में लिखेंगे। तो क्या है, क्लब हॉल का किराया 10,500 रुपए। तो हमें यहाँ पर लिख देंगे भुगतान पक्ष में किराया, सिर्फ किराया लिखना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ किराया लिखेंगे 10,500 रुपये लिख दिए हमने, 10,500। अगला पॉइंट देखेंगे क्या लिखा है, विद्युत शुल्क, मतलब बिजली व्यय है ना। इन संस्था में बिजली लगी है भाई, तो बिजली बिल देना पड़ेगा, तो ये भी क्या है, इनका खर्च है। भुगतान पक्ष में कहाँ जाएगा ये, भुगतान पक्ष। भुगतान कहाँ होता है, क्रेडिट में। तो हम लिख देंगे यहाँ पर विद्युत शुल्क कितना, 7,500 लिख दिया अपन ने, विद्युत शुल्क 7,500। अब क्या लिखा अगला पॉइंट देखो, वेतन एवं मजदूरी कितना है, 45,000 रुपए। वेतन एवं मजदूरी 45,000। तो संस्था द्वारा वेतन और मजदूरी भुगतान की जाती है, मतलब पैसा जा रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, भुगतान पक्ष में, वेतन और मजदूरी। तो ये लिख दिया अपन ने, वेतन कितना, 45,000। आप दोनों लिख सकते हैं, वेतन एवं मजदूरी। ठीक है, वेतन भी लिख दोगे अकेली तो भी चलेगा, वेतन और मजदूरी लिख देते हैं तो बेटर रहेगा। आगे वेतन मजदूरी के बाद देखो क्या दिया हुआ है, ये वेतन मजदूरी हो गई आपकी। अब है सचिव का मानदेय, मतलब जो संस्था का सचिव है उसको भी हमें कुछ मानदेय देना पड़ता है, मतलब वेतन जैसा वेतन देना पड़ता है। तो उसको भी हमने पैसा दिया, भुगतान किया है, पैसा संस्था से जा रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, भुगतान पक्ष में क्या लिखेंगे, सचिव का मानदेय। यहाँ लिख देंगे, ये लिखा सचिव का मानदेय कितना है, 5,000 रुपए, ये भी लिख दिया। अगला समाचार पत्र, समाचार पत्र कितने हैं, 2,000 रुपए। तो संस्था क्या करती है, समाचार पत्र खरीदती है।
तो उसका भी पैसा देना होगा। भुगतान पक्ष में लिखेंगे हम समाचार पत्र, ये लिख देंगे समाचार पत्र क्रेडिट में भुगतान पक्ष। अब क्या है, बैंक जमा पर ब्याज 1000 रुपये। संस्था ने जो पैसा बैंक में जमा किया था उस पैसे पर ब्याज मिला है, मतलब प्राप्त हो रहा है। जब प्राप्त हो रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, प्राप्ति पक्ष में बैंक जमा पर ब्याज यहां लिख देंगे हम। ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 1000 रुपये। आगे फर्नीचर क्रय, कितने का क्रय किया, 2000 रुपये वर्ष के दौरान, मतलब वर्ष के दौरान इन्होंने 2000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया। अब फर्नीचर खरीदा मतलब पैसा जा रहा है, जा रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, भुगतान पक्ष में लिख देंगे फर्नीचर क्रय कितनी। ठीक, अगला विविध व्यय, और भी कुछ खर्चे हुए हैं उनका कुछ विशिष्ट नाम नहीं दिया, विविध व्यय लिख दिए हैं। सबको मिला के छोटे मोटे जितने भी खर्चे सब टोटल कितना कर दिए, 10,000 रुपये विविध व्यय। तो खर्चे हैं, भुगतान किया तो हम क्रेडिट में लिखेंगे भुगतान पक्ष में विविध व्यय। अब हमारे पास कोई भी मद नहीं बची है, सवाल की पूरी मदें कंप्लीट हो चुकी हैं। सिंपल सी बात, हमें प्राप्ति पक्ष का सबसे पहले टोटल करना है। हम इन सब का टोटल कर लेंगे प्राप्ति पक्ष का, तो इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,10,600। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम 1,10,600 रुपये टोटल, है ना। प्राप्ति कितना पैसा प्राप्त हुआ संस्था को, 1,10,600। अब कितना भुगतान कर दिया है, इन सब का हम टोटल करेंगे और प्राप्ति में से माइनस कर देते हैं। तो यहां पर टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 81,500। ठीक है, कितना आ रहा है, 81,500। इतना पैसा भुगतान का है। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो 0, 0, 1, यहाँ पर कितना आएगा 9, यहाँ पर कितना आएगा 2। कितना बचा आपका 29,100 रुपये, जो कि आपका क्या कहलाना, अंतिम शेष। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंतिम शेष कहाँ, जहाँ कम पड़ता है क्रेडिट साइड लिखेंगे अपन, अंतिम शेष 29,100। अब दोनों साइड का डेबिट का टोटल कितना, 1,10,600, और यहाँ का भी टोटल कितना कर देंगे अब हम, 1,10,600। दोनों का टोटल बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1,10,600। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कोशिश करें कि आप सवाल को एक ही बार में समझ लें। यदि आपको कोई डाउट होता है तो वीडियो आप एक बार फिर से देख लें, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल सवाल हैं और लिखा ही है इसकी विशेषता कि हमें ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है रोकड़ पद्धति में, साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इनको कर सकता है। चल अगला देखते हैं अपन अब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चल ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। अब देखो ये आपका अभ्यास का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ, इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया जिससे आपको स्पष्ट दिखे। हम एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं जिससे आप बुक से मैच कर लेंगे। शिवलाल की बुक का अभ्यास का एक पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जैन क्लब आंदला का प्राप्ति भुगतान खाता तैयार कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया आपके पास, चंदा दिया है, दान प्राप्त है, प्रवेश शुल्क है, किराया प्राप्त है, बिजली व्यय, कर दिया है, वेतन है, सचिव का मानदेय है, विनियोग पर आय, स्टेशनरी, लघु व्यय और बीमा प्रीमियम। ठीक, इतनी चीजें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। सवाल हमने पढ़ दिया, अब आगे अपन क्या करेंगे सवाल में, इसी सवाल को अब हमने थोड़ी छोटे से रूप में लिख दिया जिससे हमें यहाँ देखते भी जाएं और अपना सवाल भी सॉल्व हो जाए, क्योंकि सवाल सॉल्व करने के लिए हमें उसको देखना जरूरी होता है और आपको भी देखना होगा। कैसे अपन सॉल्व करते हैं इस चीज को ध्यान रखना है। प्राप्ति भुगतान खाते में सबसे पहले हमने एक प्रारूप बना लिया प्राप्ति भुगतान खाते का। अब सवाल को आप ध्यान रखेंगे कि हम की शुरुआत कैसे करते हैं प्राप्ति भुगतान की। तो पहले ही पॉइंट है कि प्राप्ति भुगतान खाते की शुरुआत रोकड़ के प्रारंभिक शेष या बैंक के प्रारंभिक शेष से होती है। तो हमारा पहला काम
हम सवाल में ढूंढेंगे कि हमारा रोकड़ या बैंक का प्रारंभिक शेष कहाँ पर दिया है। तो देखो यहाँ पर दिया है 1 अप्रैल, ये दिया है 1 अप्रैल 2017, रोकड़ शेष दी है 1 अप्रैल, मतलब वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है, तो प्रारंभिक शेष कहलाना। कितना दिया है 880, तो हम डेबिट में लिखेंगे प्रारंभिक शेष, आपका डेबिट में लिख देंगे हम। देखो प्रारंभिक शेष कितना है 880, ये लिखा। दूसरा पॉइंट देखो आगे क्या लिखा है, चंदा। सेकंड पॉइंट क्या है, चंदा। तो हमने क्या बताया था कि चंदा जो है वो प्राप्ति भुगतान गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की मद है, और जितनी भी आय प्राप्त होती है उसको हम प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट में लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम चंदा। देखो कितना चंदा प्राप्त हुआ, ये लिख देंगे अपन 7,520 रुपए, तो यहां पर लिखेंगे डेबिट में 7,520 चंदा प्राप्त। अगला दान प्राप्त, दान भी संस्था को प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको भी अपन कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, प्राप्ति पक्ष में लिख देंगे दान प्राप्त। दान के यहाँ लिखेंगे, देखो दान प्राप्त, कितना पैसा प्राप्त हुआ दान का, में 1600, तो राशि के कॉलम में लिख देंगे हम कितना 1600। अगला अब देखो क्या लिखा है, प्रवेश शुल्क। तो संस्था को क्या होता है, प्रवेश शुल्क प्राप्त होता है, और जब प्राप्त हो रहा तो कहाँ लिखेंगे हम, प्राप्ति में। इस संस्था की आय की मद है, तो प्राप्ति में लिख देंगे हम प्रवेश शुल्क। कितना पैसा प्राप्त हुआ प्रवेश शुल्क का, 860 रुपए, तो 860 लिखेंगे यहाँ पर, ये लिख दिया अपन ने कितना 860 रुपए। अगला पॉइंट क्या है, देखो किराया प्राप्त, ये क्या दिया हुआ है, किराया प्राप्त। अब किराया यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम प्राप्ति में लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ किराया लिखा था, क्लब की हॉल का किराया, तो जब कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब हमने किराया दिया है, और यदि उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि किराया हमें प्राप्त हुआ है, तो हम प्राप्ति में लिखेंगे यहाँ पर किराया प्राप्त, और कितने पैसे प्राप्त हुए हैं 1050 रुपए, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1050 रुपए प्राप्ति पक्ष। अगला पॉइंट क्या है, बिजली व्यय। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिजली व्यय जो है वो संस्था का खर्च होता है, इसमें पैसा संस्था से जाता है, इसलिए हम कहाँ लिखेंगे भुगतान पक्ष है, और भुगतान पक्ष कहाँ मिलेगा आपको, क्रेडिट में, तो यहाँ लिख देंगे हम बिजली व्यय। कितना खर्च किया बिजली व्यय, 680। अगला पॉइंट ये लिखा है कर, टैक्स। तो सरकार को जो टैक्स दिया जाता है, कर का हम भुगतान करते हैं, वो संस्था का क्या है, खर्च है, तो उसको भी हम कहाँ लिखेंगे, भुगतान पक्ष में लिखेंगे। कितना है टैक्स, कितना दिया 100 रुपए, बहुत कम है, ठीक है, लेकिन भुगतान में लिखेंगे क्योंकि वो खर्च है। अगला पॉइंट वेतन, वेतन भी संस्था का क्या है, खर्च है, इसको भी हम भुगतान पक्ष में लिख देंगे वेतन। कितना पैसा वेतन का, 4,300 रुपए, ये लिख दिया हमने 4,300 रुपए वेतन। अब क्या है, सचिव का मानदेय, सचिव का मानदेय, अभी हमने बताया था कि सचिव जो काम करता है उसके बदले उसको कुछ पारिश्रमिक दिया जाता है, उसको हम सचिव का मानदेय कहते हैं। ये भी संस्था का खर्च होता है, तो हम भुगतान पक्ष में लिखेंगे सचिव का मानदेय। कितना दे दिया अपन ने उसको, 500 रुपए, सचिव का मानदेय कितना है 500 रुपए। अगला पॉइंट विनियोग से आय। अब विनियोग से आय, तो संस्था को, गैर व्यापारिक संस्थाओं को विनियोग से आय क्या होती है, प्राप्त होती है। अब प्राप्त होती तो हम प्राप्ति पक्ष में लिख देंगे विनियोग से आय। कितना प्राप्त हुआ है 590 रुपए, तो ये लिख दिया हमने प्राप्ति पक्ष में 590 रुपए। अगला पॉइंट क्या लिखा है, स्टेशनरी। स्टेशनरी संस्था का खर्च है, इसलिए हम भुगतान पक्ष में लिख देंगे स्टेशनरी कितनी 70 रुपए। अगला क्या है, लघु व्यय, छोटे मोटे खर्चे हैं, ठीक, वो आपके लघु व्यय कहलाएंगे। तो ये भी फर्म का, संस्था का क्या है, खर्च है, गैर व्यापारिक संस्थाओं का खर्च है, भुगतान पक्ष में लिखेंगे हम लघु व्यय। कितना 180 रुपए, 180। अब लास्ट दिया है बीमा प्रीमियम, ठीक, तो संस्था क्या करती है, अपनी संस्था के जो सदस्य हैं उनका बीमा या किसी संपत्ति का बीमा करवाती है, तो उनका बीमा जो है उनका खर्च कहलाता है संस्था का। तो बीमा प्रीमियम भी हम कहाँ लिखेंगे, भुगतान पक्ष में लिखेंगे बीमा प्रीमियम। कितना पैसा दिया है 60 रुपए। अब हमारे पास कोई भी मदें नहीं बची हुई है,
सिंपल सा काम है कि सबसे पहले हम प्राप्ति पक्ष का टोटल करेंगे, कुल हमें कितना पैसा प्राप्त हुआ, संस्था को कुल कितना पैसा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12,500 रुपये क्या हो गए प्राप्त संस्था, 12,500 रुपये क्या हुए संस्था के लिए प्राप्त। खर्च कितना किया संस्था ने, तो उसका हम यहाँ से टोटल करेंगे। यहाँ पर टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 23। तेईस 3 आ जाएगा। यहाँ पर फिर थोड़ा सा एक लास्ट की पेन ले लो, देख कितना आ जाएगा, पहला 0, सेकेंड अंक कितना है 8, 8 7 15, 8 23 और 6, 23 6 कितना आ जाएगा आपका 2, 8 9 12 17 18, अब कितना बचा आपका 1, 4 और 1 5, तो माइनस कर देंगे 0 1 14 11। तो संस्था ने कुल 12,500 रुपये क्या की प्राप्त, ये प्राप्ति पक्ष का टोटल है। खर्च कितना कर दिया है 5,890 रुपये क्या किए खर्च किए। तो अब बचा कितना इनके पास 6,610 अंतिम शेष ही बचा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भुगतान पक्ष में अंतिम शेष कितना पैसा बचा है 6,610, तो ये लिख दिया हमने भुगतान पक्ष में अंतिम शेष 6,610। अब दोनों साइड का योग हम बराबर कर देंगे, तो यहाँ का कितना है 12,500, तो यहाँ का भी कितना होगा 12,500, ये हो गया। ठीक, ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। यदि कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस में आप डायरेक्ट भी इसको पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो। अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपकी सब A to Z आपके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पूरा फोकस किस पे करें, आप पढ़ाई पर। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, भोपाल साहित्य क्लब द्वारा प्राप्त सूचना से 31 मार्च 2018 को प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। हमें भोपाल साहित्य क्लब की कुछ सूचनाएं दी हैं, प्राप्त हुई हैं, उससे हमें प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करना है, और ये है आपका प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप। तो यहाँ पर हम सॉरी प्राप्ति भुगतान खाता, अच्छा डेट भी डाल दिया करो कि कब बना रहे हैं हम 31 मार्च 2018। तो फिर से हम आपको याद दिला दें कि प्राप्ति भुगतान खाता जब हम बनाते हैं तो उसकी शुरुआत प्रारंभिक रोकड़ शेष से की जाती है। और कहाँ लिखते हैं हम प्राप्ति पक्ष में, प्रारंभिक रोकड़ शेष होगा या बैंक शेष होगा। हमारे पास क्वेश्चन में देखो क्या लिया हुआ है, रोकड़ शेष 1 अप्रैल 2017 को 50 रुपए और बैंक शेष 1 अप्रैल 2017 को 4,500 रुपए। मतलब इस क्वेश्चन में रोकड़ का शेष और बैंक शेष दोनों दिए हैं प्रारंभिक, इसलिए हम प्राप्ति पक्ष में दोनों लिखेंगे, रोकड़ शेष भी और बैंक शेष। सबसे पहले हम लिख देंगे प्रारंभिक शेष, ये लिखा हमने प्रारंभिक शेष, और प्रारंभिक शेष में हमने क्या लिखा रोकड़ शेष 50 रुपए, बैंक शेष 4,500 रुपए। टोटल इनका कितना आ गया दोनों का 4,550 रुपए, ये हमने शेष लिखा। अब शेष के बाद हम आगे की सूचना देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, सचिव का वेतन एक एक पॉइंट जैसा दिया हम वैसा ही पढ़ते जाएंगे।
तो क्या लिखा है, सचिव का वेतन। सचिव का वेतन मतलब हमें भुगतान करना है, तो हम भुगतान पक्ष में लिखेंगे सचिव का वेतन। कितना पैसा, ये लिखा 500। सचिव का वेतन कितना देना है, 500 रुपए, तो भुगतान पक्ष में आ जाएगा 500। अगला पॉइंट क्या दिया है, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी भी ये आपका खर्च है संस्थाओं का, तो हम कहाँ लिखेंगे, भुगतान पक्ष में। प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी कितना पैसा, 3000 रुपये, ये लिख दिया आपका 3000 रुपये हमने लिख दी, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, 6% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग 10,000 रुपये। 6% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग मतलब सरकारी प्रतिभूति खरीदी है तो पैसा जा रहा है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, भुगतान पक्ष में। यहां लिख देंगे हम सरकारी प्रतिभूति कितना, 10,000 रुपये। अकेली विनियोग भी लिख दोगे तब भी चलेगा, और आप सरकारी प्रतिभूति लिखेंगे तब भी चलेगा। तो कितना पैसा खर्च कर दिया, 10,000। अगला पॉइंट, विज्ञापन। विज्ञापन में क्या होता है, पैसा खर्च होता है, तो हम भुगतान पक्ष में लिखेंगे क्या, विज्ञापन। कितने पैसे लिखेंगे हम, 2500 रुपये। अगला पॉइंट देखेंगे, अग्नि बीमा 700 रुपये। अग्नि बीमा कितना है, 700 रुपये। ये भी संस्था का क्या है, खर्च है अग्नि बीमा, तो भुगतान पक्ष में लिख देंगे हम बीमा कितना, 700 रुपये। बीमा के बाद खेल कूद पर व्यय है ना, यानी खेल कूद कुछ एक्टिविटी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराएं, उस पर खर्च हुआ, तो कहाँ लिखेंगे, भुगतान पक्ष में खेल कूद व्यय। कितना खर्च कर दिया, 5000 रुपये खेल कूद पर व्यय खर्च की। अब आगे क्या लिखा है, प्रवेश शुल्क से प्राप्ति, लेकिन इसमें देखो क्या लिखा है, 2016-17, 17-18 2 सालों की प्राप्ति हुई। तो हमने क्या बताया था कि प्राप्ति भुगतान खाते में हमें किसी भी वर्ष की आय प्राप्त हो रही है, आप तो प्राप्ति पक्ष में लिख दो, और किसी भी वर्ष का भुगतान कर रहे हैं हम उसको भुगतान पक्ष में लिख देते हैं। तो प्राप्ति पक्ष में प्रवेश शुल्क लिखेंगे हम, यहां पर लिख देंगे प्रवेश शुल्क। कितने साल का मिला, गत वर्ष का, मतलब आपका कौन सा दिया हुआ, 16-17 का 1000 रुपये। चालू वर्ष का, चालू वर्ष कौन सा है, 2018, तो 2018 का कितना दिया है, 12,000 रुपये। ये लिख देंगे हम, 1000 गत वर्ष का प्राप्त हुआ है और 12,000 रुपये चालू वर्ष का प्राप्त हुआ। टोटल कितना प्राप्त हुआ है, 13,000। तो हम 13,000 रुपये राशि के कॉलम में लिखेंगे। अगला पॉइंट, चंदे से प्राप्त। इसमें भी देखो 2016-17 है, 2017-18 है और 2018-19, मतलब चंदा तो इनको 3 सालों का प्राप्त हो गया, गत वर्ष का, चालू वर्ष का और आगामी वर्ष का। लेकिन प्राप्त हुआ है तो हम प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे, चाहे वो कितने भी वर्षों का प्राप्त हो या किसी भी वर्ष से संबंधित क्यों ना हो, प्राप्त हो रहा है तो प्राप्ति पक्ष में आएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, चंदा। गत वर्ष का कितना प्राप्त हुआ है, 900। चालू वर्ष का सॉरी चालू वर्ष का कितना प्राप्त हुआ है आपका, 20,000 रुपये। और आगामी वर्ष का कितना प्राप्त हुआ है, 500। गत वर्ष का 900, चालू वर्ष का 20,000 और आगामी वर्ष आने वाले साल का कितना मिला है, 500। टोटल 21,400 रुपये इनको क्या मिल गया है, चंदा। अगला पॉइंट देखेंगे, अब दिया है 31 मार्च 2018 को रोकड़ शेष 650 और बैंक शेष। ये आपका क्वेश्चन में ही दिया, अलग से नहीं दिया, क्वेश्चन में ही, एक्चुअल में ये आंसर है। ये क्या दिया हुआ है, आपका आंसर दिया हुआ है। तो ये अंतिम शेष है, क्योंकि 31 मार्च क्या है, वर्ष का अंत है आपका। तो अंतिम शेष हम कहाँ लिखते हैं, भुगतान पक्ष में। अब हम भुगतान पक्ष में लिख देंगे अंतिम शेष। यहां पर अंतिम शेष रोकड़ का 650 और बैंक का 6,600, टोटल कितना आ जाएगा, 17,250, दोनों का टोटल अंतिम शेष, रोकड़ और बैंक का। हमने डेबिट का टोटल किया, प्राप्ति पक्ष का तो कितना आ गया आपका, 38,950, इतने ही। अब अंतिम शेष क्योंकि दिया है, इसलिए दोनों सबका टोटल इनका इतना ही आएगा जितना डेबिट का प्राप्ति का है। तो कितना आ जाएगा आपका, 38,950। यहां पर हमें अंतिम शेष निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में अंतिम शेष दिया हुआ है। इसलिए आशा करते हैं कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। ठीक, एक एक पॉइंट पर आपको फोकस करना है। आगे देखते हैं हमें यहाँ पर
चलिए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। वैसे तो ये आपके लिए होमवर्क है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को आपको करा देते हैं। लेकिन आप अब इस क्वेश्चन को बिना देखे करेंगे, मतलब हमारे कराने के बाद इतने क्वेश्चन करा दिए, 3 4 5 क्वेश्चन होंगे, तो अब आप आशा करते हैं कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अब बिना देखे करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर हम एक बार आपको पढ़ के बता दें क्वेश्चन में क्या है। निम्न सूचनाओं के आधार पर सागर के अग्रवाल क्लब का 31 मार्च 2018 को प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। आप ये बताएं कि जो हमारी अमित कॉमर्स कोचिंग है वो सागर में है। कहाँ पर है? सागर में, जिसका ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना। तो सागर का जो क्लब है अग्रवाल क्लब, उसकी आपको ये सूचनाएं दी हुई है। इससे आपको क्या बनाना है? प्राप्ति भुगतान खाता एक तैयार करना। सूचनाओं में क्या है कि आपका हस्तस्थ रोकड़ 1 तारीख का मतलब प्रारंभिक शेष है। चंदा दिया हुआ है, वर्ष का चंदा। अब यहाँ पर चंदा जो है वो उनको 3 प्रकार का दिया, गत वर्ष का, चालू वर्ष का और आगामी वर्ष का। दे दिया है गत वर्ष, बीच वाला चालू वर्ष, और लास्ट वाला क्या दिया? आगामी वर्ष मतलब अग्रिम। फिर क्या दिया है? दान। दान कितना है आपका यहाँ पर? 20,000 रुपए। प्रवेश शुल्क, प्रवेश शुल्क कितना है आपका? 9,000। विद्युत व्यय, यहाँ पर देखेंगे इस साइड, वेतन, सेक्रेटरी को मानदेय मतलब सचिव को मानदेय, फुटकर व्यय, क्लब बिल्डिंग का किराया, और यहाँ पर लिखा हुआ अर्जित। ठीक है, अर्जित है मतलब अभी प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त होना बाकी है। अर्जित या उपार्जित आय ऐसी आय कहलाती है जिनकी देय तिथि तो आ चुकी है परंतु प्राप्त नहीं हुई है। तो ये अभी मिला नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं। इसको हम प्राप्ति भुगतान में लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें भी रोकड़ प्राप्त हुई नहीं है, इससे पैसा मिला ही नहीं है। फिर लेखन सामग्री बाकी। बाकी मतलब क्या होता है? अदत्त, देना बाकी है। ऐसे वे जिनका काम तो करवा लिया है, ऐसे मतलब वे क्या कहलाते हैं? जिनका काम तो हो गया लेकिन अभी हमने भुगतान नहीं किया है, वो बाकी कहलाते हैं, अदत्त कहलाते हैं। समायोजन है, अभी हमने पैसा दिया नहीं इसलिए इनको भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। यहाँ पर यहाँ बना लेते हैं अपन प्राप्ति भुगतान खाता एक। डेबिट साइड का आपका किस कौन सा कॉलम कहलाएगा? प्राप्ति का। ये कौन सा कहलाएगा आपका? राशि। क्रेडिट साइड का ये है आपका भुगतान पक्ष, ये है राशि। हेडिंग डालेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता। इकतीस मार्च सन कौन सा है? 2018। प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो 31 मार्च 2018। सबसे पहले हम प्रारंभिक रोकड़ शेष से लिखेंगे, तो डेबिट में लिख देंगे प्रारंभिक रोकड़ शेष या प्रारंभिक शेष लिखेंगे। देखो हमारे पास कितना है, ये लिखा हुआ 11,500 रुपये। अब एक एक मत देखना। दूसरा क्या दिया हुआ आपको? चंदा। चंदा प्राप्त है तो प्राप्ति में लिखेंगे चंदा। 3 वर्षों का दिया है, गत वर्ष, चालू वर्ष, आगामी वर्ष। आगामी वर्ष, ठीक है। गत वर्ष, चालू वर्ष, आगामी वर्ष। गत वर्ष का कितना प्राप्त हुआ? 15,000 रुपए। चालू वर्ष बीच वाला कितना हुआ? 59,000 रुपए। आगामी वर्ष अग्रिम कितना प्राप्त हुआ? 6,000 रुपए। इन सब का टोटल करना हमारे लिए, तो कितना आ जाएगा? 60, 65, 70, 80,000 रुपए। टोटल चंदा कितना प्राप्त हो गया? 80,000। अगला
दान, दान क्या होता है? इन संस्थाओं को प्राप्त, तो डेबिट में लिखेंगे, प्राप्ति में। प्राप्ति में लिख देंगे हम दान। दान कितना प्राप्त हुआ है? 20,000 रुपये, प्राप्ति में लिख देंगे 20,000 रुपये। दान के बाद प्रवेश शुल्क, प्रवेश शुल्क भी इनको प्राप्त होती है, तो प्राप्ति में लिखेंगे प्रवेश शुल्क। कितना प्राप्त हुआ है प्रवेश शुल्क? 9,000 रुपये, प्राप्ति में लिखेंगे 9,000। प्रवेश शुल्क के बाद विद्युत व्यय, व्यय है तो भुगतान पक्ष में लिखेंगे, खर्च है इनका। विद्युत व्यय कितना भुगतान किया है? 7,000 रुपये। वेतन भुगतान पक्ष में लिखेंगे, खर्च है। संस्थाओं का वेतन जो है वो खर्च होता है, तो भुगतान पक्ष में आएगा कितना? 30,000 रुपये। सेक्रेटरी को मानदेय, मतलब सचिव का मानदेय, तो यहां लिख देंगे सचिव को मानदेय। मानदेय कितना है सचिव को मानदेय? 10,000। यहां लिख देंगे अपन भुगतान पक्ष में 10,000। अगला फुटकर व्यय, ये भी आपके खर्च हैं छोटे मोटे, तो यहां लिखेंगे फुटकर व्यय। फुटकर व्यय कितना है आपका? 4,800 रुपये। भुगतान पक्ष में लिखेंगे हम फुटकर व्यय कितना आपका? 4,800। अगला पॉइंट क्या है? क्लब बिल्डिंग का किराया, लेकिन उपार्जित लिखा है। उपार्जित मतलब अभी मिला नहीं है, इसलिए इसको अपन नहीं लिखेंगे। लेखन सामग्री व्यय बाकी लिखा है, बाकी मतलब क्या है? अदत्त, जो अभी हमने दी नहीं है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। बस टोटल इतना ही है। तो सबसे पहले हम प्राप्ति पक्ष का टोटल करेंगे कि हमें कुल कितना पैसा मिला हुआ है, तो यहां पर टोटल कर लेंगे हम। एक लाख 20,500 रुपये प्राप्त हुए। अब टोटल 1,20,500 रुपये में से हम क्रेडिट पक्ष का माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 51,800 रुपये प्राप्त, खर्च कर दिए। क्रेडिट का हम इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 51,800। प्राप्ति में से हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना बचेगा? शेष 68,700 रुपये। ये कहलाना आपका अंतिम शेष। यहां लिखेंगे हम भुगतान पक्ष में 68,700 रुपये, और दोनों साइड का प्राप्ति और भुगतान का टोटल बराबर कर देंगे 1,20,500 रुपये। ये आपका सवाल कंप्लीट। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्या हो गया? वो पूरा ही रुक गया क्या? हाँ? चलिए, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ थर्ड। यदि आपको कोई डाउट है तो आप आगे पूछ सकते हैं या हमें व्हाट्सअप करेंगे। बाकी के हम अगली कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।